हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम लोकेश कुमार वर्मा, स्वागत करता हूं आपका अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ओके, आज हम चर्चा करने वाले हैं बेटा हमारे इतिहास की, क्योंकि मैं आपको इतिहास पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे आज कि 12th क्लास के इतिहास का क्या सिलेबस रहा है, कितना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और साथ साथ समझेंगे कि जो चैप्टर हमें पढ़ने हैं उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें उनमें होंगी। ओके, देखते हैं, आइए। हाँ, आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें 4 चैप्टर्स में डिवाइजेबल है। ठीक है, तो उसमें से हम 4 चैप्टरों की चर्चा करते हैं। उन 4 चैप्टरों का नाम क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर आता है आपका हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक भारतीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और हमारे जो ऑल ओवर जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं ये हमारे इंडियन हिस्ट्री के हैं, मतलब कि भारतीय इतिहास के बारे में तारीख चैप्टर्स। और आपने जो 11th क्लास में जो पढ़ा था वो वर्ल्ड हिस्ट्री थी, विश्व स्तर का इतिहास था। ठीक है, तो हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन भारत की सभ्यता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी खोज किसने की, कैसे हुई, और इसका नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले शायद आपने 2-3 सभ्यता पढ़ ली हैं, जिनको हम कहते हैं मिस्र की सभ्यता। और एक साथ साथ आपने अभी 11th में जस्ट आप जब पास आउट हुए 11th में, उसमें आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला और फरात नदी के किनारे स्थित थी। और उससे पहले आप 6th, 7th, 8th में पढ़ चुके हो मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के किनारे विकसित थी। ठीक है, तो अब हम जो 12th में पढ़ेंगे वो हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है राजा, किसान और नगर के बारे में आता है। यहाँ हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, नगर पढ़ेंगे, कैसे वहां पर प्रशासन चलाया जाता था, कैसे राजा रहते थे। ठीक है, और साथ साथ वहां पे किसानों की स्थिति पढ़ेंगे, एक तरह किसान कैसे हुआ करते, वहां का पशुपालन पढ़ेंगे, वहां की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। और साथ साथ इसमें बहुत ही बेहतरीन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, वंश के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, ये 3 डायनेस्टी मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से और कहानियों के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि आज के बाद हिस्ट्री का आपका डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम 3 डायनेस्टी को पढ़ेंगे। फिर से बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट डायनेस्टी हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, सेकंड पढ़ेंगे हम गुप्ता डायनेस्टी, और थर्ड पढ़ेंगे कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश। ठीक है, तो ये चीजें हम इसमें सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर थर्ड चैप्टर की बात करें बंधुत्व, जाति एवं वर्ग। ठीक है, तो कहने का मतलब है बंधुत्व और जाति वर्ग। इसमें कहा बंधुत्व का मतलब होता है रिलेशनशिप, एक तरीके से रक्त जैसा रिश्ता, संबंध, रिलेशन। ठीक है, उसको बंधुत्व, भाईचारा जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, वो आता है हमारा बंधुत्व। जाति आपने देखा है आज के टाइम पे बहुत सारी जातियां हैं, अलग अलग कास्ट हैं। जैसे कि अगर मोमडन में बात करें तो कोई खान है, तो अलग अलग तरीके की। और अगर हिंदुओं में बात करें जैसे शर्मा है, यादव है। ठीक है, इस तरीके की अलग अलग कास्ट हैं। और वर्ण की बात करें तो ये प्राचीन काल में बेटा एक वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में क्या थे, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस तरीके के जो वर्ण हुआ करते थे उनको वर्ग के रूप में जाना जाता था। पहले 4 वर्गों में विभाजित कर रखा था समाज को, और उन्हीं वर्गों के माध्यम से क्या हुआ है, अनेक जातियां उभर कर सामने। आज के टाइम पे ये वर्ग खत्म हो चुके हैं, और आज के टाइम पे क्या है, आप देखते हो समाज में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे विवाह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह इनमें बताए गए हैं, और बहुत ही फंटास्टिक तरीके से पढ़ेंगे, जो कि आज के बाद आप कभी भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, साथ के साथ इसमें हम मनुस्मृति ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। बताऊंगा ब्राह्मणों द्वारा कैसा दंड दिया जाता था शूद्रों को। कहा जाता है कि आयरन को गर्म करके, लोहे को गर्म करके आंखों में डाल दिया जाता था, शीशा पिघलाकर आंखों में डाल दिया जाता था। ये सारी कहानियां मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत दिलचस्प तरीके से होगा यहाँ पर। ओके, अगर अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर है विचार, विश्वास और इमारतें। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी पढ़ेंगे हम गौतम बुद्ध की। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, और गौतम बुद्ध का क्या रोल था इसमें बौद्ध धर्म में, उसके बारे में भी जानेंगे हम। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को फाउंड किया, मतलब स्थापना की उसकी, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कितना संघर्ष करना पड़ा उन्हें। ठीक है, उनका विवाह किस स्त्री से या किस लड़की से हुआ, उसके बारे में भी जानेंगे हम। और फिर साथ साथ एक और आता है यहाँ पर आपका जैन धर्म, जैन। ठीक है, दो धर्म पढ़ते हैं हम इसमें, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म के जो फाउंडर हैं वो ऋषभ देव माने जाते हैं। ठीक है,
ऋषभदेव माने जाते हैं, और वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से उनकी शिक्षाएं क्या थी ये भी पढ़ेंगे, उनके कर्तव्य क्या थे, उनके कार्य क्या थे, वो किस मार्ग पर चलने के लिए कहते थे। और दोनों धर्म डिवाइजेबल भी हुए हैं, बटे भी हैं बेटा, जैसे कि बौद्ध धर्म को हम कहें हीनयान और महायान, और जैन धर्म को कहें तो श्वेतांबर दिगंबर, इन पार्टों में डिवाइजेबल हो गए हैं, बट गए हैं। इनको भी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे बेटा। आइए अगला चैप्टर देखते हैं, यात्रियों के नजरिए। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं 3 विदेशी यात्रियों के बारे में। उन यात्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने पुस्तकें लिखी है, अलबरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है भारत के बारे में। सामाजिक स्थिति कहती थी, आर्थिक स्थिति कहती थी, यहाँ के शहर कहते थे, ठीक है। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया ये भी हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारा इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे, इब्न बतूता जब भारत आया तो किसका शासन था उस समय, उसके बारे में पढ़ेंगे। इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक रहेला, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अगर अगले करेक्टर की बात करें तो अगला करेक्टर हमारा उसमें आता है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांस से आता है, बर्नियर नाम होता है उसका, ठीक है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, कहां से आया, कैसे आया, किस लिए आया, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। साथ साथ उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें किस चीज का वर्णन है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वहां पर अगर बात करें बर्नियर की तो उसमें हम सती प्रथा को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सती प्रथा इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बर्नियर की पुस्तक के अंदर, द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के अंतर्गत। ओके, अगर अगले टॉपिक की अगर चैप्टर की बात करें तो हमारा अगला चैप्टर है सूफी भक्ति परंपराएं, ठीक है। सूफी भक्ति परंपराएं जो हैं इसके अंतर्गत हम भक्तिवाद को पढ़ेंगे। भक्तिवाद की उत्पत्ति कहां से हुई, कौन कौन इसमें आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुरु नानक के बारे में पढ़ने वाले हैं, कबीर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मीराबाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें इनमें भक्तिवाद का इन्होंने क्या किया, उदय किया है एक तरीके से। मध्यकालीन भक्ति की सबसे प्रसिद्ध कवि जो मानी जाती है वो मीराबाई मानी जाती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कबीर के बारे में हम जानेंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे उन्होंने भक्तिवाद को ज्यादा महत्व दिया, ठीक है। और साथ साथ हम गुरु नानक के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। भक्तिवाद पढ़ेंगे, किन किन निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे भक्तियों को बांटा गया है, ठीक। और भक्तियों का उत्थान कहाँ से हुआ है, लोगों के मन में भक्तियों का जागरूक क्यों हुआ। क्योंकि सिंपल सी बात है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ये 4 कैटेगरी में जो समाज बटा हुआ था, इसके अंतर्गत ब्राह्मणों का क्या हुआ करता था, वर्चस्व हुआ करता था, दबदबा हुआ करता था। ब्राह्मण कट्टरपंथी थी उस समय, तो उस ब्राह्मण कट्टरपंथी को समाप्त करने के लिए भक्तिवाद का उदय हुआ है बेटा, ध्यान रखना। ओके, और भक्तिवाद का उदय ही मतलब कि जो धर्म जो आए थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म, वो भी यही कारण था कि ये जो धार्मिक कट्टरपंथी है समाज में, उसको खत्म करने के लिए ब्राह्मणों की एक तरीके से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें हम एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ने वाले हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य जो एक दक्षिण भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जहां पर एक महत्वपूर्ण राजा ने शासन किया था जिसका नाम है कृष्णदेव राय, ठीक है। उस कृष्णदेव राय की कहानी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और साथ साथ यहाँ विजयनगर की जो एक राजधानी हुआ करती थी हम्पी, उसके बारे में भी जानेंगे। और विजयनगर की स्थापना किसने की, सबसे पहले कौन सा वंश आया यहाँ पर, संगम वंश आया, किसने की, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर कला, त्योहार वगैरह, राजा कैसे रहते थे, क्या करते थे, ठीक है। कौन कौन सी फैसिलिटीज राजाओं के द्वारा यहाँ पर दी जाती थी, कौन कौन सी सैनिक कमांडर हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें कैसी कैसी कला आकृतियां थी, एक तरीके से बनावटें थी उस समय, ठीक है, मंदिरों की, सब चीजों की, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो किसान, जमींदार और राज्य। ये आपको सिंपल सा बेसिक सा समझ में आ रहा होगा, किसानों के बारे में, जमींदारों के बारे में और हम राज्य के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि राजाओं के द्वारा जो शासन चलाया जाता था वो किस प्रकार शासन चलता था, यहाँ पर कैसे वो किसानों से टैक्स वसूलते थे, कैसे उनको लैंड दी जाती थी, कैसे उनके लिए कानून बनाए जाते थे, कितना टैक्स लिया जाता था, ये सारी प्रणालियां हम यहाँ पर पढ़ने वाले। साथ साथ कृषि की टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे यहाँ पर कि कृषि की टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव हमें देखने को मिला, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड होगा बेटा आपका मुगल वंश का होगा, ध्यान रखना। मुगल वंश मीन्स आप समझ रहे हो, मुगल वंश का मतलब कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर की बहुत अच्छी कहानी के द्वारा हम बाबर को आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पर मुगल वंश के टाइम पीरियड की बात हो रही है बेटा यहाँ पर। ओके, अगर अगले चैप्टर की अगर बात करें हम राजा
और विभिन्न वृत्तांत। कहने का मतलब है बहुत सारे राजा, फॉर एग्जांपल जैसे मुगल वंश में हम इसको पढ़ेंगे, मुगल वंश पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत काल पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना कैसे हुई ये बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है उसकी, ठीक है, वो भी पढ़ने वाले हैं हम। और साथ साथ इसके अंतर्गत राजाओं के वृत्तांत। राजाओं के वृत्तांत का मतलब है कि जब राजाओं ने यहाँ पर शासन किया या वो रहे यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने शासन के दौरान बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे बाबर ने बाबरनामा लिखी है, ठीक है, तो हुमायूं के लिए हुमायूंनामा गुलबदन बेगम उनकी सिस्टर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जहांगीर के द्वारा स्वयं लिखी गई जहांगीरनामा, ठीक है, या तुझके जहांगीरी, ठीक है, ये पुस्तकें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, अगर ये होते हैं वृत्तांत, समझ में आया वृत्तांत बेटा क्या चीजें हैं। ओके, अगर अगले टॉपिक की बात करें, अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 10 है हमारा उपनिवेशवाद और देहात। मतलब कि कहने का मतलब है कि ब्रिटिशों का आगमन हो जाता है यहाँ पर। अंग्रेज लोग हैं जो देहाती क्षेत्रों को कैसे परिवर्तित करते हैं, उपनिवेश करते हैं हमारे भारत पर, और यहाँ से कच्चा माल लेके जाते हैं, यहाँ अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, और साथ साथ एक कंपनी भी लगाई है जिसको आपको पता होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके माध्यम से धीरे धीरे उन्होंने पूरे प्रशासन पर, पूरे नॉर्थ उत्तर का जो क्षेत्र था उस पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया था एक तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लोग मात्र ही व्यापार करने आए थे, बट उन्होंने यहाँ पर अपना क्या कर लिया, विस्तार कर लिया, यहाँ पर अपना फैलाव कर लिया, यहीं पर ही वो रहने लगे और यहाँ से अनेक सारी चीजों को ले जाकर ब्रिटेन में बेचने लगे या कच्चे माल को विनिर्मित करने लगे, बनाने लगे एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि भारत एक सोने की चिड़िया कहलाया करता था, और ये इन्हीं अंग्रेजों के कारण भारत को लूटा गया। मैं बताऊंगा आपको कैसे लूटा गया, ध्यान से सुनना मेरी जब कहानी शुरू होगी। ओके, उपनिवेशवाद और देहात, गांवी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, उसके बारे में हो गया। उपनिवेश जो अंग्रेजों के द्वारा प्रशासन यहाँ पर चलाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्रोही राज पढ़ेंगे। विद्रोही राज के अंतर्गत बेटा मैं आपको बताऊंगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई। मंगल पांडे सबसे खतरनाक साबित हुए थे यहाँ पर, और चर्बी वाले कारतूस जो बन रहे थे एक तरीके से गाय और सुअर की चर्बी थे, उनका यहाँ पर जबरदस्त विरोध किया गया था, और विरोध के बाद ये हंगामा शुरू हो जाता है। ओके, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कहां से किस किसने विद्रोह किया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद करवाऊंगा, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। ओके, औपनिवेशिक शहर मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए शहर। अंग्रेजों ने जो शहर बसाए गए थे, जैसे कोलकाता विलियम फोर्ट्स, मद्रास सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है, इस तरीके के ये भवन इन्होंने बनाए थे, और बहुत सारे इन्होंने न्यायालय, उच्च न्यायालय की भी स्थापना की थी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और व्हाइट टाउन, ब्लैक टाउन्स, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज जो थे एक तरीके से व्हाइट टाउन में रहते थे, और जो भारतीय लोग होते थे वो ब्लैक टाउन में रहते थे, उनके बीच मतभेद था यहाँ पर, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इनके द्वारा भारत में क्या क्या चीजें लाई गई थी औपनिवेशिक शहर में, जैसे ट्रेन है, ट्रेन किसके द्वारा लाई गई, रेलगाड़ी हमारे यहाँ अंग्रेजों के द्वारा, इन अंग्रेजों के द्वारा लाई गई सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। और अंग्रेजों के द्वारा जो पहली ट्रेन भारत के अंतर्गत चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे चली थी बेटा, और 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। अगले चैप्टर की अगर बात करते हैं कि हमारा अगला चैप्टर है बेटा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष थे, उन्होंने कैसी आजादी की लड़ाई लड़ी, कैसे मूवमेंट्स किए हैं, आंदोलन किए हैं। उनके द्वारा जो पहला भारत में आंदोलन किया गया वो चंपारण था, जो कि बिहार से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ साथ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका रही थी। और बाकी और भी आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, ऐसे मतलब कि माना जाता है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की पूरी तरीके से कमर ही तोड़ दी थी ये आंदोलन कर करके। तो इसके पीछे हमारी आजादी का संघर्ष क्या था वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एक तरीके से। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में किन किन वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा था गांधी जी ने, ठीक है, वो चीजें भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही लोकप्रिय चीज है गांधी जी की, वो है चरखा, जिसके माध्यम से उन्होंने खादी वस्त्र को बढ़ावा दिया था, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, अगर अगले चैप्टर की बात करें विभाजन को समझना, बेटा यहाँ पर आपको पता होगा 1947 के अंतर्गत भारत दो हिस्सों में डिवाइजेबल हो गया था, पाक एंड इंडिया, मतलब कि भारत और पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान नहीं था 1947 से, पहले क्या था, ये भारत ही था पूरा, बट 1947 में टूट गया क्योंकि काफी सारे मतभेद हो रहे थे उस समय। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू, कुछ ऐसे विवाद चल रहे थे इनके बीच,
कुछ लोग समझते थे कि मुस्लिमों का सहयोग नहीं मिल रहा है या मुस्लिमों को सहायताएं नहीं मिल रही है, तो लोगों के जो माइंड के अंतर्गत, दिमाग के अंतर्गत कुछ अलग से थॉट्स आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं, और वो विचार नेगेटिव होते हैं। उन नेगेटिव विचारों के कारण ही देश का विभाजन हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। बट ऐसा कुछ था नहीं कि विभाजन होने लायक, विभाजन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। बट लोगों की थिंकिंग, सोच जो होती है वो यहां तक ले जाती है लोगों को एक तरीके से, ठीक है। तो इसी कारण भारत का विभाजन हो गया था, और इस विभाजन को हम समझेंगे कि विभाजन किस प्रकार हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ था, और इस विभाजन का दावेदार कौन माना जाता है, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा, किसके द्वारा दिया गया, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ इधर हम पढ़ेंगे जब विभाजन हुआ तो महिलाओं की स्थिति क्या हुई, लोगों के ऊपर कैसी जिंदगी, मतलब कि कैसा जीवन उनका रह गया, कैसे लोगों को मारा गया, काटा गया, पीटा गया एक तरह, क्योंकि बहुत जबरदस्त विद्रोह हुआ था 1947 में। पाकिस्तान की तरफ से बहुत जबरदस्त हिंसा की गई थी, बट भारत की तरफ से हिंसाएं नहीं की गई थी। पाकिस्तान के लोगों के द्वारा भारतीयों को पाकिस्तान क्षेत्र से जबरदस्ती भगाया जा रहा था, बहुत अत्याचार किया जा रहा था। और पाकिस्तान भी बेटा दो भागों में विभक्त हुआ था, आपको पता हो तो, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पढ़ेंगे आज उनका नाम क्यों बदल गया है, पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश कैसे हो गया है, वो भी पढ़ेंगे हम। कोई नहीं, जुड़िए एक बार आप मेरे साथ, फिर आपको बड़ा आनंद आएगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है संविधान का निर्माण। बेटा ये चैप्टर आप 11वीं की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हो, संविधान का निर्माण कब, क्यों, कैसे, ये पूरे चैप्टर का आपका नाम था, आपको पता हो तो, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे। क्या परिस्थिति आई जिनके कारण हमें संविधान का निर्माण करना ही पड़ा और अंग्रेजों को भगाना पड़ा, और हमारा संविधान कैसे बना, ये मैं आपको बताऊंगा। किन किन परिस्थितियों में बना, क्या क्या चीजें थी, और हमने कहां से कौन सा हमारा कंसेप्ट हमारे संविधान का लिया है। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो हमने कहां से लिए हैं, ये पढ़ेंगे। और कौन सी चीजें हैं और भी हमने कहीं कहीं, जैसे संसदीय प्रणाली है, संसद हमने कहां से लिया है, संसद का पैटर्न हमने कहां से लिया है, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया है, ये सारी चीजें हम संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे। सरकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स कितने हैं। ओके, आपको मेरी तरफ से बताए गए सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे। ओके, आपके लिए बहुत ही शानदार मौका, एक खुशखबरी है आपके लिए बहुत ही अच्छी। 2020 से 21 के बीच में सीबीएसई के द्वारा कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है, जिसको मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। और आपके पास ही गोल्डन, मतलब सुनहरा मौका है एक तरीके से, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सुनहरा मौका। तो इस सुनहरे मौके का आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि 4-5 चैप्टर वैसे ही ऑलरेडी आपके 15 में से आपके कम हो चुके हैं, ठीक है। और उन 4-5 चैप्टरों को अगर हटा दिया जाए तो आपके बहुत कम चैप्टर बचते हैं, और उन चैप्टर को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। किसके माध्यम से? अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ओके, तो हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जो कौन से हटे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है बेटा आपको नहीं पढ़ना है, यात्रियों के नजरिए, जो मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, इनके 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टरों के बारे में पढ़ना पड़ता है। 3 लोग आते हैं भारत में भ्रमण करने के लिए, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, बट हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 8 जो है आपका, ये भी आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 8 राजा किसान और क्या बताया था मैंने, राज्य, ठीक है, राजा किसान और राज्य। इस चैप्टर में आपको मैंने किसानों की स्थिति वगैरह बताई थी और राजाओं का शासन बताया था एक तरीके से, ठीक है, इसके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर आपका जो आता है 10, चैप्टर नंबर 10 जो है उपनिवेशवाद और देहात जो चैप्टर है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको चैप्टर नंबर आपका जो 14 है, विभाजन को समझना। 1947 में जो विभाजन हुआ था उस समय स्थिति कैसी रही, क्या हुआ, ठीक है, उसके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना। ओके, तो ये आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, और जो चैप्टर पढ़ने हैं उनको हम बहुत ही बेहतरीन माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और मैं आज के बाद आपको बता दूं, अगर आप अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म के साथ अगर जुड़ते हैं तो हिस्ट्री का डर आपके बाद खत्म हो जाएगा। आपका ध्यान रखना, कभी रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जुड़ के तो देखो, 2-4 वीडियो देख के देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या ताकत है इस प्लेटफॉर्म की आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।